सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा आप सब स्वस्थ होंगे। देखिए, आज हम सेकेंड टर्म का पाठ नंबर 11 करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है पाठ नंबर 11 चांदी का जूता। पाठ के भाग कौन कौन से हैं और पाठ के केंद्र बिंदु। देखिए, मित्र के पुत्र की वर्षगांठ, मतलब कि चांदी का जूता। आपको इससे पता लग रहा होगा कि इस पाठ में चांदी का जूता है। तो फिर क्या देखना है हमने इसमें कि चांदी के जूते के बारे में होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ही है। लेकिन वो क्यों है वो अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए कि हमें सबके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं। जिसे मतलब कि आप खुद नहीं पसंद करते कि ये चीज आपको अच्छी नहीं लगती, तो वो किसी के साथ भी नहीं हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें एक बहू और एक मतलब कि परिवार के बारे में बताया गया है कि पुत्र वधू है वो कैसी है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया। और मुख्य केंद्र बिंदु ये है कि आपका कि इसमें दहेज के बारे में बताया गया है। ठीक है, वो मैं आगे आपको कहानी केंद्र बिंदुओं को एक्सप्लेन करूंगी, इनके बारे में बताऊंगी, तब आपको पता लगेगा। मित्र के पुत्र की वर्षगांठ। ठीक है, तो पहले क्या हुआ कि एक मित्र अपने वकील मित्र के घर पर उसके पुत्र की वर्षगांठ थी। ठीक है, वर्षगांठ भी जो 1 साल के बाद मनाई जाती है, तो वर्षगांठ थी, उसके ऊपर वहां पर जाता है। तो वहां पर उसको एक बहुत पुराना मित्र मिलता है, तो वो उससे बातचीत करता है। वो बड़ा खुश होता है, एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं और उसके गले मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जिस मित्र को वो मिल रहा था, दूसरे मित्र को, उसके बेटे की शादी पे वो नहीं गया था क्योंकि उसको कार्ड नहीं मिला था। ठीक है, क्यों नहीं गया था वो आगे आएगा। तो फिर लेकिन वो मित्र उसको अपने घर पर नाश्ते के लिए निमंत्रण देता है, न्योता देता है उसको। तो वो उसके घर अगले दिन चला जाता है और वो जाता है उसके घर में। और आजकल आपको पता है सबने कुत्ते रखे होते हैं, तो उसने अल्सेशियन नाम का कुत्ता था जिसको सोनी कहा जाता था, कि उसने उसका स्वागत किया। और ऐसे लग रहा था कि वो भी उसको पता लग रहा था देख के कि इसको भी पता है कि मैं इसके जो मालिक है उसका दोस्त हूं, अच्छा दोस्त हूं। तो फिर वो बैठक में गया और वहां पे पंखा चला के बैठ गया और इतने में मित्र तैयार होके आ गया। फिर वो दूसरे कमरे में चले गए और जब वो उसको बैठक में बिठाया गया, वो देख रहा था कि सब कुछ सुसज्जित है और एक जैसे फिल्मी स्टाइल में होता है, तो सब कुछ सुसज्जित। वो कहते मेरा मित्र ऐसा तो नहीं था, मेरा मित्र तो ये मित्र की आदत कि मित्र जो था उसका वो आलसी टाइप में था। वो उसका सारा सामान, जब हॉस्टल में रहते थे दोनों, तो वो सब कुछ बिखरा अस्त व्यस्त करके रखता था, यानी कि बिखरा रहता था उसका सामान। कुछ लोग होते हैं इस नेचर के कि आलसी होते हैं, जो सामान जहां पड़ा पड़ा ही रहेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना सामान संभाल कर रखना चाहिए। ऐसे घर में मम्मी या सिस्टर या कोई भी काम करता है उसकी हेल्प हो जाती है। अगर हम अपना सामान खुद ढंग से रखेंगे तो जो घर में मम्मी काम करते हैं तो उनकी हेल्प हो जाती है उससे। इसलिए हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है, बल्कि उनकी और भी हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। उसके बाद है, उसने देखा ड्राइंग रूम सजा हुआ है और मेरा मित्र ऐसा नहीं था। फिर उसको आया कि इसकी पत्नी जो थी रमा, वो ज्यादा एक्टिव है, कि उसने ऐसा किया है। तो फिर क्या होता है कि उसने सोचा कि उसने किया ये सारा कुछ। और वो फिर इतने में मित्र आ जाता है और मित्र कहता है कि उसको विश करता है और वो उसको जवाब दे देता है। और उधर से उसकी पत्नी बात कर रही थी कि आप मेरे बेटे की शादी में क्यों नहीं आए, सुरेश की शादी में। तो वो कहता है कि नहीं, कहता मुझे इनविटेशन ही नहीं मिला था, निमंत्रण पत्र न्योता ही नहीं दिया आपने, निमंत्रण पत्र नहीं दिया। तो कहती नहीं, सबसे पहले आपको ही भेजा था। तो कहता मैं भी ना मिला हूं। लेकिन बहस और भी आगे बढ़ सकती थी। इतने में उसका मित्र आ जाता है, तो वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं और वहां पर फिर इतने में थोड़ी देर में वहां आपस में बातें करते हैं और इतने में उनको संदेश आ जाता है कि आके नाश्ता कर लो।
तो वो दोनों जाते हैं और वहां मित्र जाता है और वहां पर ड्राइंग रूम जहाँ खाना खाना होता है, तो वो देखता है कि एक अच्छी सी सुंदर लड़की, सुशिक्षित, ठीक है, पढ़ी लिखी लड़की, मतलब कि सुशिक्षित मीन्स अच्छी पढ़ी लिखी हुई लड़की जो है वो मतलब कि मेज नाश्ता सामान सेट कर रही है वहां पे। तो फिर वो उसको देखता है, तो फिर वो जो जिसका घर होता है, क्या नाम था उसका, वेंकटेश्वर, तो वेंकटेश्वर उसको बताता है कि ये मेरी पुत्र वधू है, यानी कि पुत्र वधू का परिचय करवाता है कि ये मेरी पुत्र वधू है और इसने एमए कर रखी है और वो भी प्रथम श्रेणी में, यानी कि फर्स्ट डिवीजन में, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डिवीजन आई हुई है, और बताता है कि इसको स्वर्ण पदक भी मिला हुआ है। कहता हमारे घर में तो कोई ऐसा मेंबर ही नहीं है जिसको स्वर्ण पदक मिला हो या फर्स्ट आया हुआ। कहता मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व है। ऐसा आजकल के समाज में बहुत कम लोग होते हैं जो पुत्र वधू का ऐसे अच्छा परिचय देते हैं, गर्व महसूस होता है। और फिर वो बताता है कि मेरी पुत्र वधू तो अब क्या कर रही है कि स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है और इसने उसका नाम, पुत्र वधू का नाम था सीमा, तो अब ये पीएचडी कर रही है और ये कहती है कि मैंने डीलिट भी करनी है, ठीक है। तो फिर परिचय देके और इतने में वो अपनी पुत्र वधू से कहता है, उसका नाम है सीमा, पुत्र वधू से कहता है कि बेटा आप अपना स्वर्ण पदक लाके दिखाओ। लेकिन वो अपने टेबल के ऊपर चाय के कप वगैरह सजा रही होती है, वो ध्यान नहीं देती, मतलब कि लेखक ये महसूस करता है कि वो दिखाना नहीं चाहती होती, उसका कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। तो फिर वो उसको, जो सासू माँ होती है रमा, उसका नाम रमा है सासू माँ का, तो वो जाती है और आके दिखाती है लेखक को कि ये देखो ये मेरी पुत्र वधू का स्वर्ण पदक है, हमें इस पे बहुत ज्यादा गर्व है। फिर वो बोलता है कि भाई मैं इसके लिए मैंने, मतलब कि ये पढ़ भी रही है और कॉलेज में भी जाती है और 600 रुपये महीने का कमाती भी है। तो वो उसको कहती है कि भाई, वो वेंकटेश्वर कहता है कि घर का भी सारा काम करती है, वो सासू माँ भी बता रही होती है कि घर का सारा काम, रसोई का भी संभालती है, अपने ससुर की सेवा भी करती है, खाना भी परोसती है, सारा काम करती है ये, और फिर खुद भी पढ़ती है। और सासू माँ बोलती है कि मैं इसको बोलती हूँ कि आराम कर ले, लेकिन ये आराम भी नहीं करती। तो फिर इतने में वेंकटेश्वर कहता है कि क्यों झूठ बोल रही हो, आप सच क्यों नहीं बताते, ये अपने ही है। फिर वो वेंकटेश्वर बताता है कि मैंने इसके लिए कि पुत्र वधू पढ़ सके और आराम भी कर सके, मैंने 2 नौकर रखे थे, लेकिन उसकी पत्नी, वेंकटेश्वर की पत्नी कौन थी, रमा, तो रमा ने उनको हटा दिया आने बहाने करके, ठीक है, कि पुत्र वधू खुद ही काम करेगी। जब खुद को काम करना पड़ता है फिर तो हमें ज्यादा लगता है, लेकिन जब पुत्र वधू आती है तो होता है कि बचत कर लो, यही सारा काम करेगी। आखिर में वो भी तो थक जाती है ना, वो भी इंसान होती है, तो हमें इंसानियत का फर्ज पहले निभाना चाहिए। तो फिर उसके बाद वो उसको बताती है कि इसने 2 रसोइये जो है हटा दिए हैं, काम करने वाले 2 नौकर, इसलिए आप वो बताता है वेंकटेश्वर कि वो कहती है हम 2-4 तो जने हैं करती, मैं खुद खाना बना लेती हूँ, और फिर हमने सारा दिन क्या करना होता है, अगर शरीर चलता रहे तो काम करते रहो तो शरीर भी चलता रहता है, इंसान स्वस्थ रहता है। ये बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन करना भी चाहिए, ये नहीं कि बोलते रहो काम करो ना, खुद बैठे रहो और दूसरा इंसान काम करता रहे। तो फिर उसने क्या किया, वो करते ये तो मेरी बहू इतनी अच्छी है कि खाना भी बनाती, घर का काम भी करती है, कमा कर भी लाती है। अगर ये 600 रुपये मासिक कमा रही है तो अगर हम उसमें से 100 रुपये का नौकर भी रख लेते हैं तो फिर क्या हो गया, ठीक है ना। तो फिर वो कहती है नहीं, हमने जरूरी मतलब कि पैसे खर्च करने हैं, हम खुद ही घर का काम कर सकते हैं। तो फिर वो वेंकटेश्वर बताता है कि मेरा जो दूसरा भाई है उसके घर भी पुत्र वधू है, वो 50 मैट्रिक पास है और 50,000 रुपया दहेज में लेके आई थी, लेकिन वो रानी की तरह रहती है और कोई काम नहीं करती। अगर उसको काम के लिए खाना भी नहीं परोसती, और अगर उसको काम के लिए कह दो तो वो बोलती है 50,000 रुपये बैंक में जमा करवाओ और उसका जो ब्याज मिलेगा उससे नौकर रख लो, वो ये जवाब देती है। और एक तरफ कौन सी बहू है जो पढ़ भी रही है, जॉब भी कर रही है और घर का काम भी कर रही है, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि इंसानियत को ध्यान में रखते हुए उसकी सहायता भी करनी चाहिए थी सासू माँ को, जो कह रही है कि ये काम कर लेती है। उसको खुद करवाना चाहिए था, उसको खुद कहना चाहिए था कि आप नौकरी भी कर रही है और आप पढ़ भी रहे हो तो मैं करूंगी घर का काम जितनी देर मैं कर सकती हूँ, नहीं तो नौकर रख लेने चाहिए थे। लेकिन सासू माँ जानबूझ के हटा देती है।
आगे देखिए, तो वो उसका बताता है कि वो काम नहीं करती। वो कहता है हाँ, वेंकटेश्वर बता रहा है कि पुत्र हमें, हमारी खुशकिस्मती है, हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ऐसी पुत्र वधु, इतनी अच्छी पुत्र वधु मिली है। तो फिर आगे वो बोलती है सासू माँ कि करते, मैं भी तो पीछे से नौकरों में से आई थी, जमींदारों के घर से आई थी, नौकर चाकर गाड़ी सब कुछ थी, मैं भी तो सारा काम करती थी, तो इसको भी काम करना चाहिए। ठीक है, उसने ये नहीं सोचा कि ये जॉब भी कर रही है और ये पढ़ भी रही है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर इतने में बात बढ़ रही थी, तो वेंकटेश्वर अपने मित्र को लेकर दूसरे रूम में चला जाता है, दूसरे कमरे में चला जाता है, बैठक में वापस। तो वहां पे वो दोनों बैठते हैं और वो सिगरेट पीते हैं, और अपने फ्रेंड को कहता है कि मुझे पता आप सिगरेट नहीं पीते, लेकिन आज मेरी रिस्पेक्ट के लिए पी लो। तो वो सोचता है पीनी पड़ेगी, इतने उससे कह रहा है, तो वो भी सिगरेट पी लेता है। लेकिन जब वो सिगरेट की कश ले रहा होता है, तो वो जो सिगरेट रखने वाला वो होता है, तो जब वो उसको देखता है एस्ट्रे, तो उसको देखता है, तो वो देखता है ये क्या उल्टा सा जूता है, ये क्या है। तो वो देखता है ये तो चांदी का है। फिर वो उससे पूछता है कि ये एस्ट्रे कहाँ से लेके आए हो। तो वेंकटेश्वर ईमानदार था, उसने बताया कि क्यों ना बताऊं, करता ये मेरी बहू के दहेज में आया। तो फिर वो करता, उसने सारी बात बताई कि मैं दहेज नहीं लेने वाला था, मैंने काफी ऐसे मतलब कि रिश्ते देखे, लेकिन मेरी पत्नी रमा जो है वो उनको नहीं मानी, क्योंकि वहां से दहेज नहीं मिल रहा था ज्यादा। कहते फिर भी उसके बाद भी मैंने कई देखे, लेकिन यहाँ पे आके मैं अटक गया कि मैं यही करूंगा। अब लड़की भी पसंद आ गई, सीमा नाम की, ठीक है, और फिर लड़की भी पसंद आ गई। और उसने फिर रमा ने बार बार, जब शादी के दिन आने वाले, रमा ने वेंकटेश्वर को बार बार बोला कि उनको बोलो कि दहेज दें, कम से कम 50,000 तो दें। जब उसको पता लगा कि उसके पिता जो है वो सिविल सप्लाई ऑफिसर है, तो उसने बोला कि वो हमें दहेज दे थोड़ा बहुत। तो फिर उसने बोला, वो वेंकटेश्वर दहेज नहीं चाहता था। तो फिर उसने क्या किया कि उसके पास गया, जब पत्नी बार बार कहने लगी, और उसके पिता को कहता कि भाई मुझे तो ना, मैं नहीं चाहता, मुझे तो सुशिक्षित, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की चाहिए, मेरा दहेज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो लेकिन मेरी पत्नी की इच्छा है, इसलिए आप दोनों परिवारों की इज्जत को देखते हुए आप कुछ पैसे दें हमें, ठीक है। तो फिर उसने मतलब कि कुछ दहेज दें और कैश दें, उचित रकम अवश्य दें। तो फिर उसने क्या किया, ये शब्द कहकर वो कहता मैं वापिस आ गया, और पत्नी ने पूछा, उसको बोल दिया कि अब चुप रहना कि आपको अच्छा दहेज मिलेगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक सप्ताह बाद, शादी के एक सप्ताह बाद पता लगता है कि उसकी शादी में उसके पिता ने राइस मिल्स एसोसिएशन के सदस्यों को अपने घर पर बुलाया था, और राइस मिल्स एसोसिएशन ने कन्या को एक बहुत बड़ा चांदी का जूता दिया था, चांदी का बर्तन भेंट किया था। और जो लड़की के पिता हैं, उसने वो जो चांदी का इतना बड़ा बर्तन था, उसको सब पैसों से भरकर उसको दहेज में दे दिया। तो जब शादी हो जाती है, और जो उसकी पत्नी है वेंकटेश्वर की, रमा, वो उसको अलग कमरे में ले जाके उसको वो खोलते हैं, उसको दिखाती है, एकदम रुपए और उड़ेल लेती है उसको वहां पर। तो फिर वो बड़ी खुश हो जाती है कि इतने सारे पैसे मिले हैं हमें। बर्तन का ढक्कन खोलकर जब उड़ेल लेती है, नोटों के बंडल पड़े होते हैं, और जमीन पर उड़ेलकर बड़ी खुश हो जाती है। और उसमें कुल मिलाकर जो है 60,116 रुपए थे। और रमा जो है वो सीमा के पिता की ईमानदारी और उदारता की बहुत प्रशंसा करती है कि उन्होंने हमें इतने सारे पैसे दिए। और वो सभी नोट एकदम नए थे और ऐसे लग रहे थे जैसे नकली भी ना हो, उनको ये भी था। तो फिर रमा जो है रुपए के बंडलों को एक बक्से में सजाने लगी, और जब लेखक ने उसमें उस बर्तन में हाथ डाला, तो उसने देखा उसमें एक चांदी का जूता था। तो उसने अपने मित्र को बताया कि मेरे समधी ने वह जूता मेरे सिर पर नहीं, मेरे दिल पर मारा है, क्योंकि वो दहेज नहीं लेना चाहता था। कितनी इंसल्ट है कि वो इंसान लेना नहीं चाहता, और उस औरत ने जबरदस्ती अपने पति को कहकर दहेज लिया, पैसे भी आए और साथ में चांदी का जूता भी आया। इसलिए लेखक को ये बात बहुत चुभी। ठीक है, ओके। अब आप स्टोरी को सुनने के बाद प्रश्न उत्तर करोगे और अभ्यास पूरा करोगे। धन्यवाद।